तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीएससी के पीवाईक्यू, क्या चल रही है? पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज हमने लिया है इस पीवाईक्यू की क्लासेस में 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। आपने अगर 2000 ये सीरीज 2015 से, मैं आपको बता दूं, ये सीरीज 2015 से 2024 तक के जितने भी यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर हैं उन पर ये डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने अब तक आपसे जो चर्चा कर ली है 2015, 16, 17 और 18, हमने ये 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। आज की क्लासेस में 2019 का क्वेश्चन पेपर हम ले रहे हैं, ठीक है। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसकी जो आप देखोगे लगभग 2 से ढाई घंटे की ये क्लास होगी। धैर्य करके आप इस क्लास को एंजॉय करें। इस क्लास का मोटिव ये नहीं है कि आंसर केवल निकालना, इसका ये मोटिव भी है कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें, इसका मोटिव ये भी रहेगा। और हम ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करें, क्या अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखें, उन पर भी मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार का आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप आवश्यक रूप से बताइएगा। समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर सर, देखिए सर, यहाँ पर क्या है, मैं इस क्लासेस को जो ये क्योंकि मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड किया है, ये पेपर मैं इसको जूम करूँगा तो क्लास में क्या है ना, ये जो इसके ऑप्शंस हैं ये कट जाते हैं, इसलिए मैं इसको इसी फॉर्मेट में रखूँगा ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे। और आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले विशेष ध्यान रखें, आप वीडियो को पॉज करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। फिर मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा तो देखें आप सही हैं या गलत है, ठीक है। और यदि आप सही डायरेक्शन में हैं, सही जा रहे हैं, तो निश्चित ही आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला ले लेते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा है मुगल, आप देखोगे मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदारों के बीच में क्या अंतर है। आपसे क्या पूछ रहा है सर? अंतर की बात कर रहा है, और ये कह रहे हैं जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास में राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। इस बात की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जो कि क्या है, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जबकि जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये बात आप देखोगे गलत है, क्योंकि जो जमींदार थे उनके भी वंशानुगत हुआ करते थे और इनके भी वंशानुगत हुआ करते थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इसमें गलत है। और आपसे पूछ रहा है सही, तो आप देखोगे इसमें तो सही कोई सा नहीं है। ऑप्शन ए कहता है केवल एक ठीक है, दो कहता है केवल दो ठीक है, बी कहता है एक और दो दोनों ठीक है, और सी कहता है इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है सब देखिए, ये भी हिस्ट्री से है परंतु ये मॉडर्न हिस्ट्री से। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब ये पूछ रहे हैं सर सही। ऑप्शन नंबर ए है, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे न कि व्यक्तिगत जोत पर। इन्होंने पूछा है सही कथन, ध्यान रखना। बी है, भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। सी है, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई थी। डी में बताया गया है कि भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आप देखोगे 1947 के स्वतंत्रता भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत में क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा थी
यहाँ पर गरीबी बेरोजगारी थी, तो उस गरीबी बेरोजगारी को हमने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून बनाए भारत सरकार ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, और ये उद्देश्य रखा जितने भी बड़े बड़े शाहूकार जमींदार थे उनसे भूमि का एक भाग लेकर के उन जन सामान्य में भूमि का वितरण किया जा सके। और इसलिए आप देखोगे सभी भूमिहीनों को एक भूमि का टुकड़ा पट्टे दे दिया गया ताकि वो अपनी जीविका को यापन कर सकें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, जरा इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। मतलब आप देखोगे जो कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। 4 ऑप्शंस देके रखें। तीसरे में आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, डी विश्व बैंक। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम क्या करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करता है। मैं आपको बता दूं, आपका ये होमवर्क है, जरा इसको जरा स्टूडेंट्स सीरियसली देखिएगा। ये जो इसमें जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भी होमवर्क में क्या है, होमवर्क में ये है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित जो रिपोर्टें निकलती है वो पढ़ लेनी है, जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी जो अन्य रिपोर्टें वो पढ़ लेनी है, और वर्ल्ड बैंक भी कुछ रिपोर्टें प्रकाशित करता है उनको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया। ये इकोनॉमी से वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और ये पूछ रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट आपसे पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक है, देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को चाय एवं व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बात एकदम करेक्ट हो जाती है, इसने ये वास्तविक रूप से आप देखोगे कर ही दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश के संसद के नियंत्रण में आ गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि सर सही, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सही। जरा बात को जरा समझना, इसने दूसरी बात तो ठीक है, इसने भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन को संप्रभुता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था, चाहे वह 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1813 का चार्टर अधिनियम, चाहे 1833 का हो, चाहे 1858 का हो, चाहे 1800 आप देखोगे 60 का हो, 1800 उसके साथ साथ आप देखोगे 85 हो, 1800 इन सब के अलावा 1909 हो, 1935 हो, इन सब ने ब्रिटिश हुकूमत के राज्य संप्रभुत्व क्षेत्र को विस्तारित करने का प्रयास किया था। इसमें कोई दोराग्रह नहीं है। लेकिन सर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इस बात को अगर आप फोकस करें और आपने अगर वास्तविक रूप से इतिहास को पढ़ा है तो 1858 स्टूडेंट्स 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में आप देखोगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था वो पूर्णतः रूप से आप देखोगे गवर्नर जनरल को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया, और उन सब के अलावा एक सचिव का पद बनाया गया, और विक्टोरिया के हाथ में, मतलब कुल मिलाकर के मैं कहूँ एक शब्द में तो भारत का जो शासन था अब ब्रिटेन की संसद के हाथ में चला गया था। इट्स क्लियर है नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ 3 है उसको कट कर देंगे। आप देखेंगे जहाँ 3 है उसको हम क्या कर देंगे महोदय, कट कर देंगे। तो 3 आप देखोगे डी में है, सी में है, बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि पूरा पेपर है, अब इन्होंने साइड बाय साइड क्वेश्चन में नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने अलग से इंग्लिश का क्वेश्चन में दे देता, आप साइड बाय साइड आता है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कर लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या पूछे। आई होप आपको वीडियो
विजुअल और ऑडिबल दोनों हो रही होगी। आप देखोगे अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो स्वदेशी आंदोलन, अगर आपकी तैयारी वास्तविक रूप से बहुत बेस्ट है और आपको गर्व है अपनी तैयारी पर और होना भी चाहिए, तो जैसे ही स्वदेशी आंदोलन आया तो पूरा 360 डिग्री आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन से पूछा है तो सब क्या हो सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, सत्य है। पहला है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था। बात एकदम करेक्ट है। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी करी गई थी। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों बातें क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती है। और पूछ रहा है सही आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए सर, अगर मैं बात कर लूँ, जो स्वदेशी आंदोलन था, ये आप देखोगे स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट किया गया था। आप बताइएगा उस समय के जो वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल तो एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल प्रांत क्षेत्र था, उसको डिवाइड करने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन बार बार उठता है कि सर जिस डायमेंशन से आप क्वेश्चन को करा रहे हैं बट यूपीएससी ऐसा नहीं पूछ रहा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यूपीएससी ने क्या किया है। अब कुछ पैटर्न में चेंजेस लाए हैं, ठीक है। 2022, 23, 24 में उसने ये दिखाया है आपको। आज क्या करता है यूपीएससी, आप देखोगे प्रीलिम्स में खास तौर पर ये क्या करने लगा है, ये 4 प्रकार के पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला तो क्वेश्चन होता है सर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मली, ये आपको पता ही है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर आते हैं नॉर्मली क्वेश्चन। दूसरा आपसे, नॉर्मली का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखोगे आता है स्टेटमेंट पर आधारित, उसमें स्टेटमेंट देगा सर, आपको क्या देगा, स्टेटमेंट देगा। जैसे ये हम कर ही रहे हैं, एक ठीक है, दो ठीक है, केवल 3 ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है सर कथन कारण। कौन सा पूछा जा रहा है, कथन कारण वाले क्वेश्चन। हालांकि उसने पहले ही पूछे थे परंतु कुछ कारणवश बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर से उसने स्टार्ट किए। जैसे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे उसने क्वेश्चन की डिमांड उसका भी उसने बदल दिया है। और एक नया उसने इंक्लूड किया है पेयर वाले क्वेश्चन। कौन से, पेयर वाले क्वेश्चन उसने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। पेयर वाले क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन पे। तो 4 टाइप के ये क्वेश्चन अब बन रहे हैं, ठीक है। चारों पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने स्वयं जीएस को क्वालिफाई किया है 2013 में भी और 22 में भी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं सर। और आपके सामने जो मिस्टर कुमार सर हैं, ऐसे ही ना ले इनको हल्के में, ठीक है। चलिए, ठीक ठाक इन्होंने अध्ययन किया है चीज़ों को, आज भी बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए, आंदोलन या फिर संगठन है और नायक मतलब लीडर पूछ रहा है, और आपसे मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना बताइएगा किसने की थी। क्या महात्मा गांधी जी ने की थी या किसी और ने की थी, बताइएगा सर आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी, आप क्यों भूल जाते हो सर, हरिजन जो सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1934 में, ठीक है, 33 में की थी। तो ये वाली बात एकदम ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी स्वामी नायकर के द्वारा साउथ इंडिया में, ये भी आप देखोगे किसके लिए थी, ये खास तौर पर दलितों के लिए, शूद्रों के लिए थी। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है, तो तीनों इसमें ठीक है, और तीनों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा है सर, आप देखोगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए हैं, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और हिस्ट्री में कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए कौन सा नहीं है, चहुदड़ो, ए, बी कोट दीजी, सी शहगोरा, डी देशनपुर।
देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब शहगोरा ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। चहुंदड़ो जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, कोट दीजी ये भी इसका है, और देशलपुर ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत सरकार ने हड़प्पा सभ्यता का नाम परिवर्तित कर दिया है। अब हड़प्पा सभ्यता का जो नया नाम है वो क्या है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को नए नाम से जाना जाता है और ये पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, आइए। ठीक है, और मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है, अगर आप नहीं बता सकते। हालांकि सबको स्टूडेंट्स को आई थिंक मुझे पता है कि पता ही होगा कि हड़प्पा का नया नाम क्या रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या फिर आपसे पूछा गया है रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशर रूप चित्र के साथ रानी अशोक, मतलब आप देखोगे राजा अशोक को उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है, आप देखोगे कगनहल्ली, बी है सांची, सी है शाहबाजगढ़ी और डी है शहगोरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कागनहल्ली। और ये आपको कागनहल्ली मिलेगा सर ओडिशा वाले रीजन में, ओडिशा और बंगाल के पश्चिम बंगाल वाले रीजन में आपको कागनहल्ली शिलालेख क्या मिलेगा, रानी अशोक, जिसमें राजा अशोक को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये रांची और शहबाजगढ़ी या फिर शहगोरा इसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 9, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बड़े ही ज़रूरी होते हैं सर। अगर आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों को भी विस्तार देते हैं और पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। चूँकि अगर मैं बात कर लूँ बुद्धिज़्म से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा या सी विशेषता या विशेषता महायान बौद्ध धर्म की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, पहला स्टेटमेंट है बुद्ध में देवत्व रोपण है, दूसरा है बोधिसत्व के साथ पंथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। आप देखोगे इसमें तीनों बातें क्या हैं, ठीक हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो बुद्ध धर्म है सर, अगर हम बुद्ध धर्म की बात कर लें तो इसकी दो शाखाएं हैं, एक है आपकी हीनयान तो दूसरी है आपकी महायान। हीनयान जो है वो बुद्ध को एक ओनली व्यक्ति के रूप में, एक सुधारक के रूप में देखने का प्रयास करती है, और यहाँ पर आप देखोगे महायान जो शाखा है इनको गॉड के रूप में, भगवान के रूप में आप देखोगे देखने का प्रयास करती है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है, ये इनको देवता मानते हैं और ये इनको व्यक्ति, एक तरीके से सोशल रिफॉर्म के रूप में इनको देखते हैं। तो इन शाखाओं में ठीक ठाक परिवर्तन है, ठीक ठाक अंतर है। ये मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, जो भगवान मानते हैं, और ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये बुद्ध के उपदेशों को भी फॉलो करते हैं, परंतु ये उपदेशों के साथ साथ आप देखोगे उनकी मूर्ति पूजा भी करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10वां। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन बताएं, देखिए आंसर क्या है। गुप्त काल के दौरान भारत में वालद श्रम मतलब बिष्ट के बारे में पूछा जा रहा है सर, बिष्ट क्या था। बिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अधिमान था। सी है, बालत श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी है, मजदूर के जेठे पुत्र को बालत श्रमिक के रूप में भेजा दिया जाता था। अगर हम बात कर लें इसका करेक्ट आंसर, जो आप देखोगे बाल श्रम विश्व हुआ करता था, ये एक तरीके से टैक्स के रूप में जाना जाता था। ये एक तरीके से आप देखोगे आय का स्रोत और कर माना जाता था जो गुप्त काल में था। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं कहूँगा आपसे कि जो प्राचीन काल है, एंसेंट हिस्ट्री है, जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री पे कुछ टर्मोलॉजी याद कर लीजिएगा। टर्मोलॉजी, ये कुछ टर्मोलॉजी हैं और इन टर्मोलॉजियों को आपको जाकर के, ठीक है, राम सर्व शर्मा पढ़नी है और वहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी या फिर डाल दीजिएगा गूगल करके कि एंसेंट हिस्ट्री से संबंधित टर्मोलॉजी, तब भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिष्ट का संबंध एक तरीके से क्या था, कर से था। ठीक है, इसमें कई स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किया था और पेपर सोल्व करते हुए भी गलत आंसर कर बैठते। चलिए, तो इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है।
अगर स्टूडेंट्स आपने ये जज कर लिया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और किस सेक्शन से पूछ रहा है, ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी क्या कर सकते हैं, मूव दे सकते हैं, अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना, मंदिर निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था। आप देखोगे जब मंदिर की संरचना की बात कर ले तो कल्याण मंडप होता था, जिसको मंदिर संरचना के रूप में जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है चालुक्य, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट और डी विजयनगर साम्राज्य। इसका अपना था कि कल्याण मंडप जिसका जितना बड़ा होगा या फिर जितना ऊंचा होगा, उस राजा की, उस साम्राज्य की प्रवृत्ति भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये खास तौर पर विजयनगर साम्राज्य में आपको उस समय के जो मंदिर मिलते हैं उन पे आप देखोगे जो कल्याण मंडप था वो बड़े विस्तार का आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके ऊपर टेम्पल बनाया जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं ये इतना मोस्ट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। यहाँ से विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं सर, ठीक है। अगर मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है या मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ क्वेश्चन को जा रहा है या फिर मेडिकल हिस्ट्री की तरफ क्वेश्चन जा रहा है और टचिंग कर लिया है इसको, तो ध्यान में रखना सर ये साउथ इंडिया वाली हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्वेश्चन का डायमेंशन क्या हो सकता है, आई नो, आई डोंट नो, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, नेवर एवर, ठीक है। बट हम एक अभ्यास कर सकते हैं, किस दिशा की तरफ जा सकते हैं, एक डायरेक्शन हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सर 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं और आपसे सही पूछा जा रहा है। इन्होंने कहा है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहते थे, आमिल कहा जाता था। ये भी देखो टर्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। ये खुद कह रहे हैं क्या ये कहा जाता था, अगर आपने पढ़ाई की है तो बताओ कहा जाता था, तो आप कहोगे हाँ सर। जो राजस्व वसूली का जो प्रभारी हुआ करता था, जो अधिकारी होता था, उसको आमिल के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई दोहरा गिरा नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। अब जहाँ सही है तो आप देखोगे सी तो होगा नहीं, या तो आपका ए होगा, बी होगा या फिर डी होगा। दूसरा है दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्राणी एक प्राचीन देशी संस्था थी। नहीं सर, आप देखोगे गयासुद्दीन बलबन, बलबन को कौन नहीं जानता, उसने भी तो पाई वो सिजदा व्यवस्था को और एकता व्यवस्था ये प्राचीन नहीं थी, बल्कि मुगल सत्ता ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टैक्सेशन और आय के स्रोत को और विस्तार देने के लिए इसको आगे लाने का प्रयास किया। जहाँ दो है वो कट हो जाएगा, मतलब कि आंसर डी नहीं होगा और आंसर बी नहीं होगा। तीसरा अगर हमने नहीं भी पढ़ा तब भी आंसर हम ए इसका निकाल लिए, परंतु तीसरा स्टेटमेंट कहता है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल अस्तित्व में आया। ये गलत है क्योंकि ये बात कर रहे हैं किसके शासनकाल में, दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल। ये पहले ही आ चुका था गुल किला तुक शेवालों में, ये ध्यान में रखना है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, ऐसे, ठीक है। आइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13। चलिए देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा से सही है या है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट है संत निवांगार अकबर के कालीन थे। दूसरा है संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। अब पूछा है कौन सा सही है, केवल ए ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी एक और दो दोनों ठीक है, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें आप देखोगे दोनों बातें क्या हो जाती हैं, आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि संत जो निर्माणकर थे ये अकबर के समकालीन नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात जो संत कबीर थे ये शेख अहमद सर हिंदी से, ये कह रहे हैं देखो एक्शन वर्ड होता है सर ये अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, तो वैसे भी आप इसको लगा सकते हैं। कुछ मैं कुछ ऐसे टर्मोलॉजी बताऊंगा आपको सब, इनका अगर विशेष आप ध्यान में रखेंगे, मैं हर क्लास में ऐसे शब्दों को आपसे रूबरू कराता हूँ और स्वयं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि देखो क्यों गलत यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों बातें इसमें गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब क्वेश्चन नंबर 14। आइए ये कह रहे हैं भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने स्वयं बोला है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। अब इसमें पूरा शासन इन्होंने बोल दिया 1773 से, इन्होंने स्वयं बोल दिया 1947, ठीक है। अब वहां से क्वेश्चन है जो भी है।
पहला स्टेटमेंट है और पूछ रहे हैं क्या उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडस्ट्रियल लेबर प्रणाली के उन्मूलक में सहायक थे। तो बात एकदम क्या हो जाती है आपकी, सही हो जाती है। ये बात एकदम 100% सही। ये गिरमिटिया जो आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण तरीके से उन्मूलन के रूप में सहायक कर रहे थे। दूसरा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। अरे भाई जरा आप यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव कर दिया इसको, जरा सोचिए, जरा एक बात समझना। जब वर्ष 1913-14 में पहला वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय भारतीयों ने खूब जमकर और महात्मा गांधी जैसे कई नेताओं ने खूब जमकर आप देखोगे पार्टिसिपेट किया कि जाओ और जाकर के इसमें लड़ो, क्योंकि अगर आज तुम इनके लिए लड़ोगे तो ये शायद तुम्हें आज़ादी है, इससे प्रभावित हो। फिर दूसरा हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, आप देखोगे 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। ठीक है, याद रखना जब युद्ध स्टार्ट तो हो जाता है परंतु उसके अंत का पता नहीं होता वो कब तक चलता है। आपके सामने आप देखोगे रशिया और यूक्रेन का युद्ध आपके सामने चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, तो कई ऐसे युद्ध हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दूसरा गलत है। सर यहाँ पर पार्टिसिपेंट की बात की गई थी, महात्मा गांधी ने स्वयं लोगों से कहा था कि जाओ और जाकर के पार्टिसिपेट करो, ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से युद्ध में लड़ो। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब जहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत है बस उसको पकड़ लीजिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट किस किस में है आपका, आप देखोगे डी में है, सी में है और ए में है। तो मतलब जहाँ दो है वो इसका आंसर होगा ही नहीं सकता, वो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक और तीन। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। ये कोई दोराग्रह नहीं है, ये बिल्कुल बात सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया था और कई नामों से नवाजा था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15वां क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं सर 15वें क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब ये युग्म दे के रखे हैं और आपसे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा ऐसे युग्म सही सुमेलित है या फिर है। देखिए सर, तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। दूसरा है केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा। तीसरा है पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक है, सुमेलित है। ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल तीन, डी आप देखोगे एक दो और तीन। इसमें जो है स्टूडेंट्स ये तीनों बातें ही क्या हो जाती हैं आपकी सही हो जाती है, क्योंकि जो तेज बहादुर सप्रू थे अखिल भारतीय आप देखोगे उदार संघ के सदस्य के रूप में आते थे। उसके साथ साथ अध्यक्ष केसी नियोगी, इन्होंने तो संविधान सभा में भी काम करा और आप देखोगे प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम करा। पीसी जोशी ये महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के हुआ करते थे, इसमें कोई दोराग्रह नहीं है। राइट आंसर है इसका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16 की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जरा इसको समझो। ये कह रहे हैं कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही नहीं है पूछा है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है सर, मेरी तरफ से आउट है ये क्वेश्चन। आप देखोगे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है जहाँ से मियां तानसेन थे मध्य प्रदेश का जो ये रीजन है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को अभी आप देखोगे यूनेस्को की जो अनटचेबल लिस्ट है उसके अंदर उसको मान्यता दी गई है। ठीक है, और एक कोंजीकोंडा है केरल का है, शायद कर्नाटक केरल का, तो उसको आप देखोगे साहित्य के रूप में, और मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, उसको क्या है संगीत के रूप में उसको शामिल किया गया है। तो उसके ऊपर पूछा गया मियां तानसेन को लेकर के। आइए देखिए क्या है, सही नहीं पूछा है। ठीक है, ए है सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित द्रुपदों की रचना की थी। बात एकदम सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की थी, ये भी बात ठीक है।
तानसेन ने अनेक रागों का भौतिक रचना की थी, ये भी बात ठीक है। इनका अपना इतिहास है। लोग कहते हैं कि सर ये मतलब इनसे बोला नहीं जाता था, ये एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, गाँव में जैसे होता है तो चबूतरे पर रहते थे, राग गाया करते थे, ईश्वर के भजन गाया करते थे। परंतु ऐसा हुआ कि जब तानसेन ने गाना शुरू किया तो उनका गला खुल गया, और जब से उनका गला खुला उन्होंने अंतिम सांसों तक आप देखोगे भारतीय इतिहास के लिए गाने गाए, और भारतीय इतिहास को आप देखोगे एक नई ऊर्जावान्वित बनाने का प्रयास किया। तो पहला वाला इसमें गलत है। दूसरा आप देखोगे, पहला स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन गलत है। अकबर के द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी गई थी, एक अन्य शासक थे जिनके द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। चलिए अगली बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सर। इनमें से कुछ मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार, एल्बम और व्यक्तिगत आप देखोगे चित्र रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। ऑप्शन नंबर है हुमायूं, बी अकबर, सी जागीर और डी शाहजहां। अब देखो आपको आंसर निकालना है। मान लीजिए सर मुझे नहीं पता है, तो कैसे आंसर निकालोगे? क्या शाहजहां ने आप देखोगे व्यक्ति रूपों की तरफ, एल्बम की तरफ मुद्दा उठाया? आप कहोगे नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले ठीक है। क्या हुमायूं का इतिहास पढ़ते समय आपको ऐसा मिलता है कि हुमायूं ने ऐसा किया? अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अकबर और जागीर का हो सकता है। मैं कहूँगा महोदय, इसमें आप देखोगे जागीर एक ऐसा व्यक्ति था जो चित्र को देख करके बता देता था कि ये चित्र में ये पेंटिंग किसने बनाई है, ये किसने बनाया है, क्या कमी है क्या नहीं। इतनी बारीकी कहीं ना कहीं कला थी जागीर की, चित्रकला को लेकर के इतनी बारीकी थी जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम थी। मतलब एक तरीके से एल्बम की तरफ बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत रूप चित्र इतना जोर देता था, और ऐसे बता देते थे चित्र को लेकर कि ये चित्र यहाँ पर कमी है, ऐसे होना चाहिए। और कभी आप जाइएगा कोई ऐसे फोर्ट में, कोई ऐसे घूमने के लिए कहीं पर, तो आप पाओगे जब मुगल सत्ता के किसी भी आप महल में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो आपको अजीब ही तरह की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, जागीर इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाई कटिबंध में है? ठीक है, किसमें है? शीतोष्ण अल्पाई कटिबंध। पूर्णतः पूछा, पूर्णतः, अल्प नहीं पूछा, पूर्णतः। अब देखिए मानस नेशनल पार्क असम में पड़ता है, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नेवरा घाटी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी उत्तराखंड में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन सर अगर आप देखोगे पूर्णतः ये शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध के बारे में पूछ रहा है। नामदफा नेशनल पार्क ज़्यादा कोल्ड डिजर्ट में चला जाता है, और नोरा घाटी नेशनल पार्क भी कोल्ड में। परंतु अगर आप बात कर लें फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये एक तरीके से पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध क्षेत्रों में आपको देखने के लिए क्या है मिलेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी उत्तराखंड। कभी जाइएगा, ठीक है, फ्लोवर्स वैली तो बड़ा ही अच्छा दृश्य है, वहाँ का देखने का दृश्य है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप देखोगे अटल नवप्रवर्तन मतलब इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? अब जरा यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर इनोवेशन मिशन जो था अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन को लेकर के कौन आए? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए महोदय, एक ऐसी संस्था जो गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक है। नीति आयोग आप देखोगे इसको कहा जाता है, तो राइट आंसर है सी। मतलब कि ये हुआ कि ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यहाँ से योजनाओं को वृद्धि दी जाती है, यहाँ से राज्यों को समन्वित किया जाता है, कई चीज़ें यहाँ से कंट्रोल में होती हैं। और नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया, उसके पहले ये योजना आयोग होता था, इसका नाम परिवर्तित तत्कालीन सरकार ने इसको नीति आयोग किया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। और ये इनोवेशन के रूप में काम करता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिकांत, ठीक है, इसके वो थे सीओ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 जून की तारीख सूर्य 21 जून की जो तारीख है, 21 जून को जो सूर्य है, ठीक है, वो कहाँ पर रहता है, क्या इसकी सिचुएशन रहती है? देखो सर, जून की बात करते हैं तो आप अपने आप को रखिएगा, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में है और सॉरी
कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और इक्वेटर भूमध्य रेखा के उत्तर में है और मकर रेखा के भी उत्तर में है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। देखिए सर, उत्तर पूछ रहा ना 21 को, तो आप बताइए 21 जून की बात करें तो उत्तर भारत में, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर गर्मी होती है कि सर्दी, आप ही बताइए। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा 21 जून को गर्मी होती है आपके यहाँ या सर्दी होती है। तो आपके यहाँ पर क्या होती है सर, गर्मी होती है। तो गर्मी होती है तो मतलब क्या हुआ, तो सूर्य किधर रहेगा, उत्तर की तरफ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा। आइए अब इसी पर पहला है कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। बी है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, कौन, सूर्य। सी है मध्यम और भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमांश चमकता है। और डी है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमांश चमकता है। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप देखोगे, क्योंकि जो सूर्य होता है वो उत्तरी ध्रुव पर रहता है और क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये नहीं डूबता है, उत्तर में चमकेगा आपको। इट्स क्लियर है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। और यदि दिसंबर में पूछ ले तो 10 में आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर है 21 ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में रूप प्रचलन में किया गया था। मतलब ये प्राचीन में भी चलता था और आज वर्तमान में भी इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता आपको दिखाई दे रही है। तो यही आपसे पूछे हैं, आइए चल इसको ही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है तंबाकू, कोको और रबड़। बी तंबाकू, कपास, रबड़। सी कपास, कॉफी, गन्ना। डी रबड़, कॉफी और गेहूं। जरा आप देखोगे इसमें एक हिंट्स के तौर पर आपको दे रहा है सर, यहाँ पर रबड़, कॉफी और गेहूं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर है तंबाकू, कोको और रबड़। अगर हम बात करें सर कपास की जरूरत कल भी थी, आज भी दिखाई दे रही है। रबड़ पहले भी हुआ करती थी, आज भी है। तंबाकू हुआ करता था, आज भी है, कल भी है, क्योंकि व्यक्ति तो थे और ये स्मोक करने वाले व्यक्तियों में से जाना जाता था। परंतु आप देखोगे उस समय जो न्यू वर्ल्ड की बात की जा रही है और आज की बात की जा रही है, तो एक आपका था कोको, तंबाकू और रबड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको हड़प्पा सभ्यता से कनेक्ट करके कपास की बात कर रहे होंगे और इसलिए गलत हो जाएगा। गेहूं भी नहीं था, गन्ना भी नहीं था और आपका कपास भी नहीं था, ठीक है। तो क्या था, तंबाकू, कोको और रबड़। आप देखोगे नवीन विश्व और न्यू वर्ल्ड व उसके साथ साथ ओल्ड वर्ल्ड प्रचलन में देखने के लिए मिलता था। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट है 3 है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ये बात एकदम करेक्ट है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आप देखोगे सर गिर में पाए जाते हैं। गिर कहाँ पर है महोदय, गिर आपको मिलता है गुजरात में। कहाँ पर मिलता है, गुजरात। और वहीं पर आपको ये जो शेर हैं देखने के लिए मिलेंगे, पूरे विश्व में नहीं है, एशियाई शेर केवल भारत में और भारत के गुजरात में। इट्स क्लियर या नो, किसको ध्यान में रखना है। तो पहली वाली बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है, गलत हो जाता है। न ये केवल भारत में बल्कि इसके साथ साथ आपको ईरान में भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ईरान में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने पिरामिड देखे हैं कभी, कभी आपने, चलो कुछ नहीं देखा, कभी आप देखना, गूगल करना 2 कुबड़ वाला ऊंट, मार देना यूट्यूब पे, आपको ईरान का दिखाई देगा जिसमें पिरामिड है वो, ठीक है। ये पिरामिड बड़े बड़े कई रहते होंगे सपने के, सर ये पिरामिड जरूर देखने, तो देखिएगा कभी जीवन में मौका मिले। तो ये वाला क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जहाँ 2 है वो गलत होगा 100%, तो बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। तो या तो आंसर क्या होगा, ए होगा या फिर आंसर सी होगा। तीसरा स्टेटमेंट है एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये वाली बात क्या है, एकदम करेक्ट। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से आप देखोगे भारत में पाया जाता है।
हाँ सर, ये भारत में पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ तराई के रीजन में, ये कुछ तराई के रीजन में नेपाल घाटी वाले क्षेत्र में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सब के अलावा ये थोड़ी बहुत मात्रा में आपको म्यांमार में भी देखने के लिए मिलेगा। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, 2 और 3 गलत, तो आंसर आप देखोगे स्वयं मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। अब एक नया क्या है यहाँ पर, करंट अफेयर में क्या हुआ है, करंट अफेयर में ये हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व करके एक बॉन्ड जारी किया है, और ये बॉन्ड जारी किया है सर अफ्रीका में। कहाँ पर किया है, अफ्रीका में। अफ्रीका में क्यों किया है, ये बॉन्ड इसलिए जारी किया गया है, इसको धन जुटाना है सर, किसके लिए, जो गैंडे की प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, गैंडे की प्रजाति है अफ्रीका में। ये काले ब्लैक गैंडे होते हैं, और इनको क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा लिंचिंग हो रही थी, पोचिंग हो रही थी, तो इसको रोकना था। ठीक है, तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसमें ठीक है, मतलब कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिए सर, ये कह रहे हैं निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, प्रसिद्ध स्थल हैं और नदी है। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन को देख करके डरना मत, ठीक है, पहले उसको पढ़ने का प्रयास करना। एक बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में शायद ना आए, परंतु दूसरी बार पढ़ लेना। लेकिन जब आप इस क्लास के साथ में जुड़े हुए एजुकेशन बायर सिविल सर्विस चैनल में आपने ज्वाइन ले लिया है, तो मैं दावा करता हूँ इस बात का और विश्वास दिलाता हूँ, आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी एमसीक्यू की, आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप कहाँ और कैसे। ठीक है, एकदम अच्छा फील करो। अब देखिए यहाँ पर देखे रखा है 3 स्टेटमेंट, और आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित है, और सही बताने हैं आपको। ठीक है, पहला है पंढरपुर चंद्रभागा पे पड़ता है क्या, दूसरा है तिरुचिरापल्ली कावेरी पे पड़ता है क्या, और तीसरा है हम्पी, हम्पी क्या मालभद्रा पर पड़ता है। जरा देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अक्षिम बोल रहा हूँ मैं एकदम लेवल पे, मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे हम्पी का पता है। हम्पी जो है, ये हम्पी मालप्रभा नदी पर अवस्थित नहीं है, तो किस पर है, एक नदी है सर तुंगभद्रा। कौन सी नदी है, तुंगभद्रा। और ये तुंगभद्रा नदी पर, जो कि आप देखोगे कावेरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, इसीलिए ये तुंगभद्रा का कुछ पानी कृष्णा में भी जाता है और उसमें भी जाता है। ठीक है, कर्नाटक के रीजन में बहती है, तो इसलिए हम्पी आप देखोगे मालप्रभा पर नहीं, तुंगभद्रा नदी पर है। आप तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा हम्पी किस साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, किसकी ये कैपिटल थी, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अब देखो, जैसे ही आपको पता चला कि ये गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर 3 जहाँ जहाँ है उसको कट कर दीजिएगा, तो आंसर 1 और 2 आ जाएगा। मतलब कि पंढरपुर आप देखोगे चंद्रभागा था, और तिरुचिरापल्ली कावेरी में था, इसमें कोई दोहरा ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर लेके आपसे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 24 क्या कहता है सर, 24वां क्वेश्चन है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में अधिकाधिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि आपने ये बात बिल्कुल महसूस की होगी और जाना भी होगा। अगर भारत को ऑब्जर्व करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पूरे में आप देखोगे इक्वल तो नहीं है सर, कहीं पर ज़्यादा गरीब है, जैसे बिहार की बात कर लो, कितनी गरीबी आप सभी देखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखो उत्तर प्रदेश में कितनी गरीबी है, राजस्थान में देखो कितनी गरीबी है। ठीक है, ऐसे बीमारों स्टेट, मध्य प्रदेश में भी देखो सर, गरीब तो लोग हर जगह हैं, लेकिन सर अगर अगर आप जोग्राफिकल इंडिकेटर वाइज देखो तो चीज़ें और भी ज़्यादा इक्वल दिखती हैं। तो क्यों होता है सर ऐसा, देखिए, ए है गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, बी कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, या फिर डी सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। आप अगर राइट आंसर की बात कर ले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों सर, क्यों है सर बी, इसकी देखिए, जो कीमत है, वो जो कीमत स्तर है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आप जिस वस्तु का उत्पादन, मान लीजिए आप अगर अरुणाचल प्रदेश में करें, अरुणाचल प्रदेश में कोई वस्तु बनाए, और वही वस्तु आप महाराष्ट्र या फिर दिल्ली में बनाएं,
तो आप देखोगे इनकी जो कीमत है महाराष्ट्र में कम आएगी, दिल्ली में कम आएगी, परंतु अरुणाचल प्रदेश में ये कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। इट्स क्लियर या नो? इसको क्या है आपने ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी हो जाएगा, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षामेघ विरल तकनीकी तथा समताप मंडल में सफेद वायु विलय अंतपेक्षण के उपयोग का सुझाव देते हैं। अब आपसे पूछा है कि सही बता दो, ऐसा क्यों होता है, ऐसी सिचुएशन क्या है, ऐसी स्थिति क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने में, बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता के बारे में, और उसके साथ साथ आप देखोगे सी है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में, डी है भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है डी। इसका मूलभूत उद्देश्य ये रखा गया कि सर हम क्या करेंगे, जो भूमंडलीय तापन है उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक इसको क्या कर सकें, हम अधिक से अधिक कम कर सकें। हमारा मूलभूत उद्देश्य यही इसके अंतर्गत रखा जाएगा। इट्स क्लियर है ना? अभी ऐसी ही एक तकनीकी और विकसित की गई है, क्योंकि लगातार कोरल रीफ आपने देखा होगा बढ़ता चला जा रहा था। क्या होता चला जाता, कोरल रीफ का जो बहुत घटना आपको देखने के लिए मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर भी यही टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया कि वहाँ पर रिफ्लेक्सेशन को किया जाएगा, और जिसके अनुसार चीज़ें ये होंगी कि आप देखोगे बहुत ही उसको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, चलिए सर इसको क्या करना है, देखिए सर 26वें क्वेश्चन में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। अब कई बच्चों ने ताप अपघटन नहीं पढ़ा होगा, कई बच्चों ने प्लाज्मा गैसीकरण नहीं पढ़ा होगा। जब आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे निकलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखना यूपीएससी का एग्ज़ाम होता टफ है वास्तव में। कोई कहने लगे इजी होता है, नहीं इजी नहीं होता, टफ होता है। मैं कहूँगा बहुत टफ होता है, हमेशा टफ होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख के चलना है आपको, कभी भी इजी नहीं, हल्के में नहीं लेना है ऐसा एग्जाम। आपको जो टर्मोलॉजी है याद कर ले, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको बिल्कुल एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, टर्मोलॉजी आप प्लीज़ कृपया करके याद कर लीजिए। आप पढ़ते हैं लेकिन सर डेटा और टर्मोलॉजी दोनों चीज़ें याद करके चलिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, आइए इसी पे पूछ रहा है। तो अपघटन और जो प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया वो किस लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है दुर्बल, मतलब आप देखोगे रेयर भू तत्वों का निष्कर्षण, बी प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, सी हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल्स, या फिर डी अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी तक। मतलब ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी। अगर आपको नहीं भी पता है और आप इस पर अगर तुक्का भी मारेंगे मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप गैस भी करते हैं तो उस स्थिति में आप देखोगे यार अपशिष्ट से, मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है, कचरा है, उससे, उस अपशिष्ट से हम क्या करेंगे, एक एनर्जी बनाएंगे, एक ऊर्जा बनाने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए ऐसी चीज़ों को होने का प्रयास किया जाता है। प्लाज्मा गैसीकरण और ताप अपघटित का यही उद्देश्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप देखोगे 27, 27वां क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइएगा 27वां क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त माला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं, मतलब कौन से हैं जो अगस्त माला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नैयार, पेपारा और सेदेरनु वन्यजीव अभ्यारण्य, और कालंगड़ा मुथुरा रई बाघ रिजर्व, बी मुदुमलई सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सी कोडिंग डुमला ब्रह्मेश्वरम और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुथुपुरी नेशनल पार्क, डी कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व।
इसमें जो करेक्ट आंसर है, पहली बात तो अगस्त मलई जो जीव मंडल रिजर्व है, इसके अंतर्गत आप देखोगे नेपियार और पेपारा जो सेदुन्य वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कालाकड़ मुदुथुरई बाघ जो रिजर्व है ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपको जो देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये साउथ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। साउथ इंडिया में नीलगिरी का जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, नीलगिरी के रीजन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे और ये चर्चाओं में रहा था तो इसलिए पूछा गया करंट से बेसिस पर। देखिए सर क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब आपसे सत्य पूछा है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, 4 थे, तो पहला स्टेटमेंट है समुद्री कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। एक और मैं आपको बता दूं, जहां पर संबंध दे देना, संबंध, इसको कुछ को संबंध बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रजाति, जब कुछ करके बोलता है, हो सकता है, दो शब्द जैसे कुछ है और जैसे हो सकता है, कुछ है ना, तो समझ लीजिएगा सही हो सकता है, इसमें सही के चांसेस ज़्यादा हैं, लगभग 90% ये ऑप्शन सही होगा कुछ वाला। हो सकता है अगर वो साइंस एंड टेक्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका प्रयोग एक्स वाई जेड में हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना वो भी क्वेश्चन क्या है, 90% स्टेटमेंट सही होने के चांसेस रहते हैं। मैं स्वयं दिखाऊंगा आपको, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आप चिंता ना करें। तो आप कह रहे हैं कुछ क्या होती हैं प्रजातियां, कछुओं की शाक भक्षी होती हैं। दूसरे में कहा गया मछली की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं, समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं, और सांपों की कुछ प्रजातियां आप देखोगे सजीव प्रजक, सजीव प्रजक होती हैं। तो ये भी बात ठीक है, पूछा सही, तो इसमें सभी सही हैं, मतलब 1 2 3 4 करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और डी में ही 1 2 3 4 देखे रखें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, 28 कर ले, 29, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा है और पूछ रहे हैं युग्म कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं सुमेलित है। ठीक है, आइए सर, नीले मीन पक्ष जो बाली मशीर है, ये एक तरीके से क्या है, जो मशीर है, ठीक है, क्या है, महाशीर, ये जो है नीले जो कहीं ना कहीं मीन पक्षी वाली महाशीर है, ये एक मछली है सर, क्या है, ये फिश है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है, कावेरी में मिलती है, बात एकदम सत्य है। क्या है बात, एकदम आप देखोगे ये बात सत्य है। दूसरा है इरावती डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं सर, इरावती डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं मिलती है, बल्कि ये आपको इरावती नदी में मिलेगी। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र के रीजन में आपको, इरावती वाले रीजन में सॉरी मिलेगी, तो ध्यान में रखना है चंबल में नहीं मिलती है। मोर चाप, मतलब आप देखोगे रष्टी चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट पर आपको मिलेगी, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। जहाँ पर 2 है उसको कट कर दीजिएगा, तो आंसर आप देखोगे बी नहीं होगा, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब जहाँ पर 2 नहीं है वो इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर ले, तो और ये पूछा भी गया, दोबारा रिपीट कर दिया गया, ये वाला चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट को लेकर। इस बार इसके कल्चर को पूछ लिया गया है कि रात में क्या खाती है क्या पीती है, कैसे ये रात्रि में चलती है, नॉर्डिक होती है, किस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है घुमा करके। आइए, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं जिसको माइक्रोवीड्स के रूप में के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है, माइक्रो जो वीड्स होती है इस पे क्यों चिंता का विषय बनाया जा रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जो कि ये चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। आइए इसको देख लेते हैं। ए में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। बी, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। सी, ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। डी, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। अब देखो किसी के बारे में जो माइक्रोविट्स है, अब छोटे कुछ ऐसे आप देखोगे तत्व हैं जिनको लेकर के चिंता का विषय है, और ये कह रहे हैं मिला लो सर कहाँ पर, ऐसे स्वीट्स जैसे खाद्यान्न पदार्थों में, कैसे होगा, इतनी छोटी होती है, फसलों को पादपों को अवशोषित कर देती, क्या ऐसी बात है। ये समुद्री परितंत्र के लिए हानिक मानी जाती है, हाँ बात तो ठीक है मानी जाती है, परंतु अगर आप देखोगे बी स्टेटमेंट, ये बच्चों में त्वचा कैंसर के कारण मानी जाती है, तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जो क्वेश्चन सही है वो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा,
बच्चों में त्वचा के कैंसर के रूप में, ये कारण के रूप में मानी जाती है। माइक्रोबिट्स जिसको सूक्ष्म कणिका कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण में जरूर। आइए अगला विषय पर बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 31। कौन सा क्वेश्चन है सर? 31 क्वेश्चन है और ये आपसे पूछे हैं 31 के बारे में। देखिए, हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बीटू जिसको बोलते हैं जियार्डिनिया डाइवर्सिफोया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि जो बिच्छू बूटी है ये कहाँ पर है, ठीक है, और ये हिमालय के रीजन में आपको ज़्यादातर मिलेगी। हिमालय ऑफ द सेंस आप देखोगे, हिमालय इन द सेंस का मतलब है कि ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपको उत्तराखंड के रीजन में मिल जाएगा। यह प्रति आप देखोगे मलेरिया औषध का एक संधारणीय स्रोत है, यह जैव डीजल का एक संधारणीय स्रोत है। सी में कह रहे हैं कि यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है, और डी में कह रहे हैं यह वस्तु तंतु का एक धारणीय स्रोत के रूप में जानी जाती है। तो ये खास तौर पर क्या है, ये कागज के उत्पादन को लेकर के लुगदी संधारणीय स्रोत के रूप में इसको माना गया है, ठीक है, जिसको बिच्छू बूटी जियार्डिनिया, ठीक है, डाइसिफोरलिया के रूप में जाना जाता है। हिमालय देशों में क्षेत्रों में आपको मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बच्चों ने इसको ओसीडी लगाया था, ठीक है, मैंने देखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों जिसको सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? सर कौन से क्षेत्रों का आप कर सकते हैं? देखो ये साइंस एंड टेक स्पेस साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है आपका, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहित का अंश के रूप में, बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपर से हम देख सकते हैं कितना कितना। किसी विशेष स्थान के धान की खेती से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बारे में, बिल्कुल हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ग्रीन हाउस होता है कि नहीं होता है, कैसी उसकी स्थिति है या नहीं, ठीक है, क्या लगा सकते हैं। और किसकी बात कर रहा है? किसी विशेष, देखो शब्द किसी विशेष गलत है सर। और फिर भी आप देखो लो धान के खेत हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि धान के खेत एकदम लगे हुए हैं कि यहाँ से वहाँ तक चले जाइए 100 किलोमीटर तक धान के खेत हैं। अरे भाई बीच में आपको ज्वार भी, आपका गन्ना भी, आपका विभिन्न प्रकार की फसलें, कोई धान ही थोड़ा ही नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे दूसरा गलत हो जाएगा। किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। पूछा है सही, जहाँ पर 2 है उसको कट कर दीजिए, 3 भी गलत है, तो राइट आंसर तो यही है सर। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। किसी विशेष स्थान की आप देखोगे वनस्पति को पर्णहित का अंश के रूप में आप अध्ययन कर सकते हैं, और इसका मूलभूत उद्देश्य यही है, ना कि ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 33, मतलब 33वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब राज्य आपसे पूछा है, उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन, ठीक है, वन आच्छादन जो आपकी स्टेट फॉरेस्ट आपकी रिपोर्ट आती है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन विज्ञान मंत्रालय इसको निकालता है, तो उसको थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे। 2023 की रिपोर्ट है सर, उसको एक बार आप अपने स्तर पर एक बार स्टडी कर लीजिएगा सर उसकी, ठीक है, एक बार इसकी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, इस रिपोर्ट की। अब देखो वन आच्छादन प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? 2 होते हैं सर, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही क्रम, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब एक तरीके से क्या करें, बढ़ता हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे किसमें है सर? सबसे पहले आप देखोगे महाराष्ट्र वाला रीजन आएगा, सबसे पहले महाराष्ट्र। तो पहले स्थान पर आएगा सर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आएगा ओडिशा, और चौथे स्थान पर आएगा छत्तीसगढ़। तो जहां पर चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है वो इसका राइट आंसर होगा, मतलब ए लास्ट में होगा। तो आप देखोगे ये नहीं होगा, महाराष्ट्र से शुरू हो रहा है तो सर बी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे तीसरा दूसरा चौथा पहला, तीसरा दूसरा चौथा पहला, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आइए सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है आप देखो किसमें है? अगर क्षेत्रफल पूरा एरिया को देखें तो एमपी में ही है, और किसने इस वाले रिपोर्ट के अनुसार किसने रिकवर किया है? आंध्र प्रदेश ने ज़्यादा इस बार रिकवर किया है। उसके साथ साथ आप देखोगे अगर
पर्शन की बात कर लें तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। कौन है सर? मिजोरम। ठीक है, ये है आपके जिनमें फॉरेस्टेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 34 मतलब 34वां क्वेश्चन, जो कि साइंस एंड टेक इकोलॉजी एनवायरनमेंट से। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूछा है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकाल देंगे। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का विमुक्तन होना प्रेरित हो सकता है। कह रहे हैं क्या? ऐसा हो सकता है, इन्होंने इस बात को कहा है। बात एकदम ठीक है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल, समझना, विशाल निक्षेपक उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्री अधतल के नीचे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं, ये आपको ग्लेशियर बेल्ट में मिल जाएंगे, ये आपको वन क्षेत्रों में मिल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये भी बात ठीक है। पूछा है सही, तो दूसरा जहां है उसको कट कर देंगे। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मतलब 35वां। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। क्या पूछे हैं? निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। फसल या फिर जैव मात्रा में अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? फसलों से कौन कौन निकलता है, क्या क्या निकलता है, उसकी बात कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। जरा मुझे बताओ, मीथेन तो सर निकलेगा ही, जहाँ एक नहीं है उसको कट कर देंगे तो एक, सॉरी 2 नहीं है उसको कट कर देंगे तो आंसर इसमें सी तो होगा। पहली बात, क्या ओजोन इससे निकलता है? धानों से क्या ओजोन निकलता है? मैं कहूँगा O3 भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, CO2 भी यहाँ से देखने के लिए आपको CO2 तो नहीं मिलता है, और भी विभिन्न प्रकार की गैसें आपको मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए 36वां क्वेश्चन 36 क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर पूछ लिए हैं और उससे लगा हुआ देश है। ये मैपिंग से क्वेश्चन है, और मैंने स्वयं इसी चैनल पर आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर ही मैंने आपको करंट वेज, कैसी करंट वेज मैपिंग कराई है सर। आपने अगर नहीं देखा है क्लास को तो जाइएगा, देख लीजिएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगी। ऐसे डाल दीजिए करंट वेज मैपिंग एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, आपको आ जाएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा सर। आइए देख लेते हैं कौन कौन से सागर हैं और कौन कौन से देश आपके इससे लगते हैं या नहीं लगते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। देखिए सर, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, क्या लगता है? ब्लैक सी क्रोएशिया, बिल्कुल लगता है। कैस्पियन सागर सर कैसे पिए? तारीख तो आपको देखेंगे, कजाकिस्तान तो आएगा। भूमध्य सागर मोरक्को, बिल्कुल लगता है। लाल सागर सीरिया, रेड सी से, ठीक है, रेड सी से सीरिया लगता है क्या? बताइएगा महोदय, क्या लाल सागर आप देखोगे सीरिया टच होता है या नहीं? सीरिया पूछा है, सीरिया 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 होता है या नहीं? बताइए। अरे भैया बताइएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शंस में बता के दीजिएगा मुझको। ठीक है, मुझको बताइएगा सर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखोगे आप सीरिया, खास तौर पर सीरिया, तो इससे सीमा आपकी नहीं लगती है सर सीरिया की। सीरिया कब से लगने लगा भाई? जरा मुझे बताइएगा, सीरिया कब से लगने लगा है सर इससे? सीरिया तो नहीं लगता है। और आप कहोगे सर बिल्कुल सीरिया नहीं लगता है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, सीरिया एकदम नहीं लगता है। ठीक है, सीरिया एकदम नहीं लगता है लाल सागर से। तो जहाँ जहाँ पर 5 है उसको कट कर देंगे। ठीक? फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सर कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से ये लगता है? हाँ सर लगता है। मोरक्को लगता है, मोरक्को भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर से, बिल्कुल मोरक्को का कुछ क्षेत्र आप देखोगे भूमध्य सागर से स्पष्टतः आप देखोगे सीमा साझा करता है, क्योंकि वहाँ पर एक संधि भी है जो कि भूमध्य सागर को आप देखोगे अटलांटिक सागर के साथ में जोड़ने का प्रयास करती है।
ठीक है, इसमें कोई दोहरा ग्रह आपका नहीं है। तो 3 और 4 तो पक्का है। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया लगता है, जी हाँ, आप देखोगे ये लगता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप देखोगे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। ठीक है, काला सागर से क्रोएशिया सीमा नहीं लगाता है। स्पष्ट हो गया। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 37वां क्वेश्चन इन्होंने लिया है, थोड़ा फास्ट वे में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों में के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? ऑप्शन नंबर है चीन, बी भारत, सी म्यांमार, डी वियतनाम। देखिए, जो एक्सपोर्ट में आप देखोगे निर्यात में भारत इसके लिए जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा, ना कि चाइना, वियतनाम। और ये क्योंकि बासमती चावल भारत से ठीक ठाक मात्रा में विदेशों के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे हैं हिमनद और मैच द फॉलोइंग का है, और सही सुमेलित पूछ रहा है, नदी है और कहाँ से निकलती है ये पूछा है आपसे। देखिए, सबसे पहला आता है आपका यमुना। यमुना बंदरपुर से ही निकलती है, जहाँ पर एक है वो सही हो जाएगा, तो सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है बारह शिकरी चेनाब नदी, मिलाम से मंदाकिनी, सियाचिन से नुब्रा, और जेमू से आप देखोगे नुब्रा जो है ये सियाचिन से ही निकलती है, ये भी बात ठीक है। तो 1-4 आप दोनों में है। वहीं अगर हम बात कर लें आपका 12 शिकरी, तो 12 शिकरी से चेनाब निकलती है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं, लेकिन मिलाम से मंदाकिनी नहीं निकलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में, किसमें सर, ये पूछ रहे हैं भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएज़ोफॉस के इस्तेमाल को आशंका देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कृषि में पिंडकनाशी, बी संसाधित खादों में परिरक्षण, सी फल पक्कन कारक और डी प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए वाले कारक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे पिंडकनाशी के रूप में आपको कार्बोफ्यूरेन और मेथिल पेरोक्साइड को जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां। देखिए सर, थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूँ ताकि ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों आपको विजिबल हो सके। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना तथा संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। पहला है सभी, एक वर्ड यहाँ पर। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। ये बात क्या हो जाती है आपकी, सही हो जाती है। दूसरी बात क्या हो जाती है, क्या सही हो जाती है, नहीं सर, ये उसके आधार पर नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तीसरा है आर्द्र भूमि संरक्षण, जहाँ पर दो है उसको कट कर दीजिएगा, तो आंसर डी नहीं होगा, आंसर आपका बी नहीं होगा, आंसर आपका ए नहीं होगा, तो आंसर आपका सी होगा। आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रह क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ये बात एकदम ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला एकदम करेक्ट है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जो आपसे पूछेगा, अब ये बात ध्यान में रखना, अब जो आपका आर्द्र भूमि को लेकर के, संरक्षण को लेकर के जो चीज़ें रही हैं, अब 2017 इसका अपना रूल है। और जो आपका जैसे तालाब होता है, ठीक है, और धान का जो खेत है, ठीक है, किसका, धान का जो खेत है, इसको अब क्या कर दिया गया है, आर्द्र भूमि से बाहर कर दिया गया, अब ये शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार 2017 के रूल को आप पढ़ लेंगे अपने स्तर पर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ये से सही है या है। पहला स्टेटमेंट है कृषि मृदा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नियुक्त करती है। दूसरा है
मवेशी पर्यावरण में अमोनिया मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। अगर हम बात कर लें, जो कृषि है वो मृदा में आप देखोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड नियुक्त करती है, बिल्कुल ये वाली बात भी ठीक है और ये वाली बात भी ठीक है। इसमें सभी बातें क्या हो जाती हैं, आपकी ठीक हो जाती हैं और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एग्रीकल्चर से ना केवल ये निकलता है, मिथल भी निकलता है, सल्फर भी निकलता है, मिथाइल आप देखोगे नाइट्रस के ऑक्साइड भी निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निमुक्त होती हैं। चलिए 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन कहता है, अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। ठीक है, ये अलियार और ईसापुर और कंसावती जैसे ये 3 स्थान हैं। अब ये किससे संबंधित है वो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप से, बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से, सी, भूमिगत गुफा तंत्र से, डी, जल भंडारण से। तो ये जल भंडारण के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर इसका डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित मतलब CNG, HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन CNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को विलेपन करना है। दूसरा है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जनों को कम करती है। तीसरा है, बसों के ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। चौथा है, CNG की अपेक्षा हाइड्रोजन CNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। ये बस हो गया, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ये कम खर्चीला नहीं है सर, अधिक खर्चीला है। टेक्नोलॉजी में यही तो है सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आप देखोगे फंड की कमी है, फंड कम है और टेक्नोलॉजी क्या है, महंगी है, अधिक कॉस्टली है। तो यही तो एक समस्या के रूप में आता है और इसीलिए आप देखोगे जब चौथा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। आइए एलिवेट मेथड लगाते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो चौथा जहाँ जहाँ है उसको क्या कर देंगे सर, ये गलत, ये गलत। ठीक है, आइए फिर से क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चूंकि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि सर अगर आप देखें कि CNG जो है, अगर देखेंगे ईंधन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को उत्सर्जन को कम करती है, इसीलिए इसको लाया गया। ठीक है, दूसरा ठीक है, पशुओं के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हिस्से, बिल्कुल ये इसमें आयतन के आधार पर 5वें तक हिस्से तक मिलाया जा सकता है, ये भी ठीक है। दूसरा और तीसरा इसमें आप देखोगे 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, एलिमेंट मेथड, जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 44वां। ये कह रहे हैं, मेघाच्छादित रात में ओश की बूंदें क्यों नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है कि मेघाच्छादित रातों में ओश की बूंदें नहीं बनती, मतलब ड्यू क्यों नहीं हो पाती है। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्या है। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। सी, मेघाच्छादित रातों में पृष्ठभूमि का तापमान कम होता है। डी, बादल बहते हुए पवनों को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। नहीं सर, आप देखोगे जब मेघाच्छादित मतलब आप देखोगे जब बादल नहीं होते हैं उस समय रातों में ओस की बूंदें नहीं बन पाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है और वापस आप देखोगे परावर्तित हो जाता है। इसलिए इसका कारण है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, जिसके चलते ड्यू नहीं बन पाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कहता है, 2 स्टेटमेंट है और कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक प्रवलोकन के परे कर दिया। दूसरा है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है सर, गलत है। ठीक है, ये 44वें के तहत नहीं था, 42 था। और दूसरा इसमें आप देखोगे ठीक है, तो पूछा है सही, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए सर, ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट इसके कवर नीचे होंगे। ठीक है, ये देखिएगा सर, इसमें 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और ये न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन है।
पहला स्टेटमेंट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त तो सही पूछें। तो पहला स्टेटमेंट है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। ये कह रहे हैं ऐसा। क्या सर ऐसा हो सकता है कि इसको अस्वीकार किया जा सकता है या नहीं? ठीक है, तो आप कहोगे सर देखिए उसको वो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, नहीं कर सकते। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है कि ब्यूरो देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। नहीं सर, भारत का संविधान इस चीज को कोई परामर्शित नहीं करता है। देखो पहला गलत है, दूसरा गलत है। आइए अब एलिमेंट मेथड लगाते हैं, जहां पहला और दूसरा है उसको कट कर दीजिएगा। तो आंसर डी नहीं होगा और आंसर ए नहीं होगा, या आंसर बी होगा या सी होगा, मतलब तीसरा सही है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। देखिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया या ब्यूरो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत दिए गए। बात एकदम सही है तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट है यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लाया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित यह है कि प्रस्ताव संसद के प्रति एक सदन द्वारा समर्पित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्पित होना चाहिए। पूछा है आपसे सही और सही आपसे पूछा गया है, तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर होगा। इसमें चौथा और तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा और तीसरा सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है 47। ये कह रहे हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है, ये प्रथम संविधान संशोधन जब 1951 में आप देखोगे किया गया था, तो उस समय आप देखोगे नेहरू जी की सरकार थी और वही देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हीं के समय में 9वीं अनुसूची को लाया गया था, जहां पर स्पेशल प्रोविजन रखे गए जिससे कि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट को बाईपास किया जा सके और उसकी शक्ति को जीरो किया जा सके, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायिक प्रवर्तन निर्णय को रेखांकित ना कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ये कह रहे हैं भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। ये बात एकदम क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ठीक है, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। गलत। हाल ही के समय देखो ये कैसे कर दिया, करंट पर बेस बना दिया। भारत हाल ही के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, परंतु अब कोयले का आप देखोगे उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अब मान लीजिए आपको दूसरा भी नहीं पता था कि ये लॉटरी निकाली जाती है, नहीं निकाली जाती है, लेकिन आप जरा सोचिए भारत पेट्रोल मंगाता है, डीजल मंगाता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोयला मंगाता है। भारत में पीट कोयला पाया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा मुश्किल से 35% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घोड़वाना खाना में मिलता है आपको, ठीक है, लेकिन पीट कोयला भारत में सबसे ज़्यादा है। 49वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ये संसद से क्वेश्चन मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन है। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ खपत के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। 1959 में इस बात की चर्चा की जा रही है। ये बात एकदम ठीक है कि लाभ के पद से छूट देता, परंतु लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, ये बात भी ठीक है। अब मान लो ये नहीं पता है कि सर मुझे नहीं पता है 5 बार था कि 6 बार, आपने कहा नंबर दे दे तो उसको गलत मान लेना चाहिए 95%, और मैं इस बात से नकारता नहीं हूँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ठीक है, आपने मान लीजिए गलत मान लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने गलत मान लिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया 5 बार की बात की गई, इसमें एक नंबर है 5, तो आप कह रहे हैं कि सर 95% गलत होता है लेकिन 5% सही होता है, तो आप इसको 1 मिनट गोल कर दीजिएगा। अब स्टेटमेंट तीसरे को पढ़िएगा। देखिए तीसरा कहता है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भाषित परिभाषित किया गया है। आपने पूरा संविधान पढ़ लीजिएगा क्लास को एंड होने के पश्चात और जाकर के देखिएगा
या गूगल कर लीजिएगा, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित रूप से कहीं भी नहीं भली भांति रूप से लिखा गया है, बल्कि इतना जरूर कहा गया है, आप देखोगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सीएम, एमपी, एमएलए, ये लाभ का पद नहीं है, ये सब लाभ के पद नहीं है, इतना जरूर कहा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट एक्सट्रीमली लेवल का गलत है, 100% गलत है, ठीक है। और जैसे ही गलत है, आप बताइए तीसरा गलत है तो आप 3 को गलत कीजिए, पूछा है सही, तो आप देखोगे डी आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा ए। अब जैसे ही ए बचा तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि दूसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है महोदय, ठीक है। ये अभी तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि पूरा मैं क्लास में सोल्व करा दूँ पूरा पेपर, लेकिन इसकी सेकेंड क्लास और लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए 50वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के निजी पक्षकारों को अंतःकरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अब देखो किसको किया जाता है ये, क्योंकि 5वीं और 6ठी अनुसूची से इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है तीसरी में तो आप देखोगे सर शपथ की बात की गई है। 5वीं में ही यहाँ पर आप देखोगे जनजाति को लेकर के रखा गया है। 9वीं अनुसूची में स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं और 12वीं अनुसूची में नगर निगम की बात की गई है। इसीलिए आप देखोगे इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता, आज की क्लासेस में हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन तक ही क्लास को रोकेंगे, परंतु इसका एक और पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम खास तौर पर क्या करेंगे, इसके पूरे आप देखोगे 51 से 100 तक क्वेश्चन तक आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लगभग 1 सवा घंटे की क्लास रहे, अन्यथा 2 ढाई 3 घंटे की क्लास हो जाती है, जैसे मैं क्लास लेता हूँ उस लेवल पे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं तो उसमें चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। केवल आंसर बताना इस क्लास का उद्देश्य नहीं होता है, मोटिव नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अल्लाह के पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।